देखिए भाई, पेपर आ गए हैं तो इसका मतलब थोड़ा मेहनत करना बनता है। चलिए मेहनत शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 तक के जो क्वेश्चन है जर्नल तक का, वहाँ वो मैंने लिया है। जो जो क्वेश्चन मुझे लगा, आज मैं देख रहा था सारा सैम्पल पेपर ये वो निकाल करके, और पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देख रहा था मैं निकाल करके कि भाई कहाँ क्या है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, उसमें से जो मुझे लगा छांट करके ये क्वेश्चन पेपर बनाया और उसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लास 11th के लिए जो मेरे चैनल के रेगुलर यूजर हैं उन्हें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डले हुए हैं और ये अब प्रिपरेशन का मेन टाइम है, तो सीधा फोकस करते हैं, ये मुद्दे पर आते हैं। बोलता है ट्रू फॉल्स लगाना है। चलो देखते हैं क्या है। बोलता है अकाउंटिंग में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ऑब्वियसली ट्रू बात है, अकाउंटेंट में तो आदमी ही है ना। बोलता है अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स सच एज एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट टू चार्ज डिप्रिशिएशन। और भी बहुत सारा चीज़ है कि भाई इन्वेंट्री का कंसेप्ट है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो लीफो लेंगे या फीफो लेंगे या वेटेड एवरेज लेंगे। ठीक है, और अगर ईमानदारी से बोलूं तो भाई बेईमानी भी करते हैं, होती है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग भी होती है। ठीक है, फॉल्स प्रिटेंशन भी होता है। तो वो सारा भी तो पर्सनल जजमेंट का ही चीज है ना, कि क्या करना है, कैसे रखना है। बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल। भाई कंपेयर क्यों नहीं हो सकता? जरूर कंपेयर हो सकता है, तभी तो पता चलेगा कि कौन कंपनी क्या कमा रही है, हमने पिछले साल क्या कमाया था, अभी क्या कमाए हैं। तो बोलता है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more ईयर्स आर कंपेरेबल or of different firms in the same industry if they adopt the same accounting policies year to year। हम अपना तो अपने वाले के साथ कंपेयर कर ही सकते हैं, और हम अपना वाला किसी दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बशर्ते उनका और मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, अकाउंटिंग जो तरीका है वो सेम हो। बोलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट ओनली अकाउंटिंग पीपल अंडरस्टैंड इट। भाई ये गलत है, कोई भी समझ सके। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट बॉडी है, टैक्स के लोग हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, और स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ में आए। तो ये जो कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड इजिली बाय द यूजर्स। जो कोई भी यूजर है उसको समझ में आए। बोलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। सही बात है, रिलायबल नहीं होगा तो कैसे होगा? आप फ्रॉड करने वाले तो नहीं हो ना, और रिलायबल नहीं होगा तो पता चला कि आप पर क्लेम लग जाएगा। तो ट्रू, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, उसको रिलायबल होना ही चाहिए, फैक्चुअल भी होना चाहिए और वेरीफाइबल भी होना चाहिए। फैक्ट तो है ही, और साथ में हम जरूरत पड़ने पे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है। अब बोलता है वॉचर का डेफिनेशन दो। तो वॉचर क्या है? एक एविडेंस है कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। बोलता है मर्चेंडाइज को बताओ। तो मर्चेंडाइज क्या है? ऐसा सामान जो हम बेच रहे हैं। हम चाय बेचने वाली कंपनी है, तो मेरा जो फर्नीचर है, ठीक है, चाय बेचने का दुकान है मेरा फर्नीचर जो है वो मर्चेंडाइज नहीं है, लेकिन चाय जो है वो मर्चेंडाइज है। मेरे बुक की दुकान है, ठीक है, तो बुक की दुकान है, तो मेरा जो शोकेश हम बनाए हैं वो मर्चेंडाइज नहीं है, लेकिन जो बुक्स है वो मर्चेंडाइज है। बोलता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है और उसको जितना डाइवर्स है उसको जहां तक एलिमिनेट हो सकता है वो करें। जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको हमको बेटर करना है, और जो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है अडॉप्ट किया जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है उसको हम समझ सकें, और मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सके 2 और मोर एंट्रीज के बीच में, और रिलायबिलिटी हमको बढ़ाना है। तो ये सारा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर अंडर IFRS। IFRS के तहत कौन कौन से बनेंगे? तो IFRS के तहत फाइनेंशियल पोजीशन बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनता है। ओके,
और नोट्स टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बनता है। ये 5 चीजें बनती हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, रेवेन्यू अर्न दिया हुआ है, एक्सपेंस इनकर्ड दिया हुआ है और अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है। आपको टोटल एसेट चाहिए ना, तो बैलेंस शीट जैसा हम फॉर्मेट बना लो। क्या करो, बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट बना लो। कैपिटल यहाँ पे रहेगा। बेसिकली बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे लायबिलिटी होता है, यहाँ पर सारा एसेट होता है, यही ना। तो कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, ओके। फिर क्या बोलता है, क्रेडिटर भी यहीं पर रहता है, वो दिया हुआ है 3 लाख। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये तो आपने जो कमाया है, आपका प्रॉफिट हो गया, वो यहीं पर हो गया 7,50,000। एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, ये एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंस किया होगा तो ये क्या हुआ होगा, ये रेवेन्यू को कम कर देगा। तो 750 में से ये 2 लाख घटा लेते हैं, तो ये 550 ही कर दो, ठीक है। और अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक जो है वो यहां पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का। और होना क्या चाहिए, ये लायबिलिटी जो है वो एसेट्स के बराबर होना चाहिए। तो बाकी रिमेनिंग एसेट जो है वो कितना बच गया, 4 3 7 7 5 12 50, 12 50 में से 2 लाख गया तो 10,50,000 का, ठीक है। तो ये हो गया बाकी एसेट्स, ये हो गया सन्ड्री एसेट्स आपके। हाँ, लेकिन सन्ड्री एसेट्स और प्लस ये क्लोजिंग स्टॉक मिल करके ही होगा, तो ये टोटल हो गया कितना, 12,50,000 का, ओके। अब बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है अकाउंटिंग इक्वेशन का, टीएस ग्रेवाल का, ठीक है। और इसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको बनाऊंगा नहीं। अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट करके कि सर इसका बना दीजिए, तो मैं फिर से बना दूंगा। वैसे ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है। और ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी टीएस ग्रेवाल की बुक का ही है, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आप बात कर सकते हैं, तो फिर मैं उस पर करूंगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब बोलता है, यहां पर आता है ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। बोलता है क्रेडिट वॉचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट। क्रेडिट वॉचर जो है उधारी के लिए होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ट्रांसफर वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ट्रू। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, बिल्कुल सही बात, ट्रू। और वॉचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकिंग प्लेस, ट्रू। क्रेडिट वॉचर इज ए डॉक्यूमेंट फॉर हैविंग डिपॉजिट मेड इन बैंक, ये फॉल्स है। उसके लिए पे इन स्लिप होता है, डिपॉजिट मेड इन बैंक के लिए पे इन स्लिप होता है। कैश वॉचर आर ऑफ 2 टाइप्स, डेबिट वॉचर एंड क्रेडिट वॉचर, बिल्कुल सही, ट्रू। बोलता है डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अकाउंट ऑफ द नेम पर्सन इज डेबिटेड, एंड उसमें रीजन भी रहता है, छोटा सा नरेशन भी लिखते हैं। क्रेडिट नोट में भी क्या होगा कि हम किसी को क्यों क्रेडिट दिए हैं, ये लिखा रहेगा। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू द नेम्ड पर्सन फॉर अ रीजन स्टेटेड देयरइन। कंपाउंड वाउचर क्या है, वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन दैट इंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स क्रेडिट and one credit debit is called compound voucher. It may be debit voucher और credit voucher दोनों हो सकता है। अब चलो, ये जर्नल के क्वेश्चन है, इनको एक बार मैं बना देता हूँ। वैसे इनके भी वीडियोस हैं, लेकिन फिर से इन्हें बना देता हूँ। 5,000 ड्यू हुआ है, वो डूब गया, तो उसका क्या लिखेंगे, डूब गया पैसा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर। अब जर्नल का पूरा फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट बनाना आपको आता है। फॉर्मेट भी वैसे मैं बना करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ उसके बाद पार्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे एलएफ रहेगा, यहाँ पे डेबिट रहेगा, यहाँ क्रेडिट रहेगा। ये एलएफ है, ये पार्टिकुलर है, और यहाँ डेट है। ये रहता है फॉर्मेट।
चलो फॉर्मेट तो बनाना आपको आता है, मैं सीधा सीधा जर्नल करता हूँ। बेसिकली देखो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो क्या हो गया, डूब गया पैसा, तो बैड डेट्स अकाउंट डी आर कितना 5,000। 2 किसके पास डूबा है, रमेश के पास, टू रमेश अकाउंट 5,000, ये क्रेडिट वाला है। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ये जो चीज लिखा हुआ है उसके आगे बीइंग जोड़ करके लिख देना, हो गया। बोलता है सोहन जो है वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके ऑफिशियल रिसीवर से 60 पैसा इन रुपये मिला है, मतलब 1 रुपया था तो उसमें 60 पैसे की रिकवरी हुई है, 40 पैसा डूबा है। तो 10,000 का डेब्ट था, उसका 60% का रिकवरी हुआ होगा, तो 6,000 मिला होगा, तो कैश ले लो 6,000, कैश अकाउंट डी आर कितना 6,000, डूब रहा है कितना 4,000 रुपया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डी आर 4,000, और ये डूब रहा है किसके पास, तो सोहन के पास, सोहन को 10,000 से कर दो, 10,000 डाल दो, 1 0 और डालो ना, हो गया 10,000। ठीक है, उसको लिख दो सही से, बाद में बोलेगा कि सर आपने क्या लिख दिया था, लो 10,000 सही से लिख दिया। नरेशन बीइंग के साथ स्टेटमेंट लिख दो। अब देखो ये पिछले साल बैड डेब्ट लिख दिया था, लेकिन वो पैसा आ गया लौट करके, पैसा आ गया लौट करके, तो उसका क्या एंट्री करोगे, लिखोगे कैश अकाउंट डी आर, किससे रिकवर हुआ उस बंदे का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, सीधा कैश अकाउंट डी आर, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 700, नरेशन लिख देना। जर्नलाइज कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक जो है ले रहा है कैश, तो उसका एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डी आर, टू कैश लिया है 2,000 रुपया। गुड परचेज 5,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक जो सामान उठा के ले गया, तो क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डी आर, टू परचेज 5,000। 200 ड्यू था, हरी के पास डूब गया पैसा, तो क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डी आर, टू हरी, गुड अनइंश्योर्ड 3,000, परचेज ऑफ, ये आग से जल गया और इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, तो डुबाओ, लिखो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर, 2 सामान डूबा है यानी आपका परचेज कम हो गया, 2 परचेज 3,000, यहाँ अकाउंट पे डाल दो, नरेशन लिख देना। अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, 1,000 का माल डूबा है और 800 रुपए का चेक मिला है, तो अब ये जो होगा यहाँ पर चेन में एंट्री होगी, इस पूरे चीज की चेन में एंट्री होगी, इसकी और इसकी चेन में एंट्री होगी। तो सबसे पहले जब माल डूबेगा, माल जल करके नुकसान हुआ, तो इसका क्लेम ठोकेंगे, तो पहले माल को जलाओ, माल को जलाओगे तो क्या करोगे, लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर, टू परचेज 1,000। अब क्या करोगे, क्लेम ठोकोगे इंश्योरेंस कंपनी पे, तो उसके लिए क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर और 2 लॉस बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम मान लिया है कितना का, 800 रुपया बोला है कि हम चेक देंगे, तो चेक देगा तो बैंक से देगा, तो बैंक अकाउंट डी आर 800 रुपया, 200 रुपया फिर भी गया तो उसको लॉस बाय फायर करो, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर 200 रुपया, और ये दिया है कौन, तो इंश्योरेंस कंपनी, तो 2 इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
अब बोलता है गुड कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। सेल प्राइस क्या उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट तो 500 है ना, तो लिखो चैरिटी अकाउंट DR और टू परचेज 500 का सामान दान पुण्य कर दो, चैरिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि घर का फर्नीचर बेचे और इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो फर्नीचर बेच करके किए या जहां बेच करके किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट DR और टू कैपिटल। इन्वेस्ट हुआ तो पूंजी ही आया ना बिजनेस में। तो भाई इतना ही था। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और 15, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दे रहा हूँ। जर्नल का भी हो ही गया। अब यानी जो नेक्स्ट वीडियो करूँगा उसमें मैं कैश बुक का कुछ एक क्वेश्चन डालूंगा, फिर कुछ सब्सिडियरी बुक का जो है, परचेज बुक का, इसका बहुत सारा क्वेश्चन डला हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि एक आध क्वेश्चन तो मैं वहाँ से डाल दूंगा, और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और एक बार पूरे बुक को फिर से रिकवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।